हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का एक पार्ट है जो कि एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर आता है। और एंडोक्रिनोलॉजी में भी आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, उनके सेक्रीशंस के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है बॉडी में। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात कर लें तो हमें टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला दिया हुआ है ग्लैंड। Gland are the group of cells specialized for the secretion of a particular substance. ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब ये पर्टिकुलर सब्सटेंस हो क्या सकता है? ये हार्मोन हो सकता है। अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रीट किए जाते हैं और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बॉडी में की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्ट का मतलब हिंदी में होता है नली। ठीक, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं विच सेक्रीट देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर डक्ट नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सेक्रीशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी मेट्रो स्टेशन पे हैं और वहाँ पे टनल वगैरह नहीं मौजूद है, आपको डायरेक्टली आप स्टेशन से उतर रहे हैं, डायरेक्टली आप रोड पे आ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, मतलब डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, द सिस्टम ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो वैसे ही अगर कई सारी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं और अगर उनके बारे में, उनके सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो उस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब एंडोक्रिनोलॉजी क्या होती है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। मतलब मेडिसिन की वो ब्रांच जो एंडोक्राइन सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स के साथ में डील करती है उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो वन लाइनर्स हैं। ये एज सच आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? हार्मोन। हार्मोन ग्रीक ओरिजिन का है। इसकी मीनिंग क्या होती है? टू एक्साइट और टू अराउज। ठीक, द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सेक्रेटिन बाय स्टार्लिंग एंड बेलिस इन 1902। और ये सेक्रेटिन कहाँ से सेक्रेट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए पहला हार्मोन कौन सा था या फिर सेक्रेटिन कहाँ से सेक्रेट होता है। द वर्ड हार्मोन was introduced by Ernest Henry Starling in 1905। ठीक, अब क्या हुआ, ये रॉयल सोसाइटी में लेक्चर देने के लिए गए हुए थे और लेक्चर देते समय ही इन्होंने वहां पे हार्मोन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन भी ग्रीक ओरिजिन का है और इसका मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है विद इन एंड क्राइनोस का मतलब होता है टू सेपरेट और टू सेक्रीट। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है टू सेक्रीट विद इन। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, तो फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो थॉमस एडिसन को बोला गया है। यहां पर थॉमस अल्वा एडिसन से नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एडिसन में ई था और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और दूर दूर तक उनका, वो फिजिसिस्ट थे और उनका दूर दूर तक बायो से कोई भी नाता नहीं है। तो यहाँ पे थॉमस एडिसन है और एडिसन में ए है। ठीक, और जो पहली एंडोक्राइन डिजीज थी जो रिपोर्ट की गई थी वो थी एडिसन्स डिजीज। थॉमस एडिसन ने ही उसको डिस्कवर किया था और उस इन्हीं के नाम पे इस डिजीज को नाम दिया गया है एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक, और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो इसीलिए इसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बात करें, ठीक, तो ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं। पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं
उनमें डक्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक, डक्ट प्रेजेंट होगा और ये जो भी अपना सेक्रीशन सेक्रेट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा, नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड और ये जो भी सेक्रेट करेंगी वो हार्मोन्स जो होंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही सेक्रेट किए जाएंगे, ठीक। अब अगर हम टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, अगर उनको क्लासिफाई दो तरीके से किया जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के बेसिस पे हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। पहले नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जैसे कि एक ग्लैंड है, उसने हार्मोन सेक्रेट किया और उसका कोई भी एक टारगेट सेल है, वो वहां पे गया, उसने एक्ट किया, बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट किया, काम खत्म, ठीक। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं कि एक ग्लैंड है, उसने एक हार्मोन सेक्रेट किया, अब वो जो हार्मोन है वो आगे चल के किसी दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो अपने हार्मोन्स को सेक्रेट कर सके। तो ये जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं ये स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटरी नेचर के हो सकते हैं, ये आगे जाके किसी भी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे कि ताकि वो अपने फंक्शंस को रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। अब अगर केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम देखें तो हार्मोन्स या तो प्रोटीन या पेप्टाइड हो सकते हैं या स्टेरॉइड हो सकते हैं या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव किए जाते हैं, है ना। और प्रोटीन या पेप्टाइड तो आपको पता ही है। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं, अभी आगे वो भी आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स वर्क कैसे करते हैं तो सिग्नलिंग के थ्रू वर्क करते हैं। अब उस सिग्नलिंग के बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिग्नलिंग जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब क्या है कि कोई भी सेल है वो कुछ केमिकल सेक्रेट कर रही है, कोई भी एक, जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है और ये कोई एक केमिकल सेक्रेट कर रही है, इसने कुछ केमिकल सेक्रेट किया और ये जो केमिकल है ये इसी पे ही एक्ट करेगा, तो इसको हम ऑटोक्राइन बोलते हैं। पैराक्राइन का क्या मतलब है कि कोई एक सेल है, उसने कुछ केमिकल सेक्रेट किया और ये जो केमिकल है ये इसकी नेबरिंग सेल पे जाके अगर एक्ट करेगा, नेबरिंग सेल पे एक्ट करेगा तो इसको हम पैराक्राइन बोलेंगे। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड स्ट्रीम से वो जहाँ पे उसका टारगेट टिश्यू होता है वो वहाँ पे वर्क करता है, ठीक। तो देखो ऑटोक्राइन में क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये ऑटोक्राइन है, यहाँ पे कोई केमिकल सेक्रेट हुआ, कोई केमिकल सेक्रेट हुआ और ये जाके उसी सेल पे एक्ट कर रहा है, तो ये ऑटोक्राइन हो गया। पैराक्राइन में यहाँ से कोई केमिकल सेक्रेट हुआ है, ये केमिकल के मॉलिक्यूल हैं, ये जाके टारगेट सेल पे वर्क कर रहे हैं और ये जो टारगेट सेल है ये नेबरिंग सेल ही है, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे पैराक्राइन। और एंडोक्राइन में क्या हो रहा है कि ये देखिए ये किडनी है और ये किडनी है और ये एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ही ऊपर प्रेजेंट होती है और यहाँ से एड्रीनल ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट करेगी, ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करेगी और फिर क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम से ये जहाँ भी ये टारगेट टिश्यू होगा वहाँ तक ट्रेवल करेगा और फिर ये उस पर एक्ट करेगा, ठीक। तो ये बात है। अब इसको और आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक, और अब आपको पार्टी देनी है, तो आप तीन तरीके के लोगों को पार्टी देंगे। पहला, आप खुद को पार्टी देंगे क्योंकि आपने मेहनत करी है। दूसरा, आप क्या करेंगे, आप उन पड़ोसियों के लिए भंडारा करवाएंगे जो ये सोच रहे थे कि आप तो घर पे बैठे हुए हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा, आप उन खास दोस्तों के लिए बस पकड़ के दूसरे शहर में जाएंगे जो आपके साथ में हमेशा थे, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग को उसी हिसाब से समझा जा सकता है ना, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब हम
बात करते हैं कि जो भी ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी लोकेशन क्या है। उनकी लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो डायनसेफलन रीजन में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द थैलेमस। ठीक, इसको समझने के लिए एक बेहतर डायग्राम है हमारे पास में। ये देखो, ये डायनसेफलन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पीनियल आता है। ठीक, अब ये जो रीजन है ये डायनसेफलन रीजन है। अब इसमें क्या है कि थैलेमस जो है वो यहाँ पे है। ये जो रीजन है ये थैलेमस रीजन है और इसी के जस्ट नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस है, इसीलिए इस रीजन को हाइपोथैलेमस बोला गया है। ठीक, और हाइपोथैलेमस के अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक, और पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो डायनसेफलन रीजन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ रहे हैं। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है और पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्रेन के मिडिल रीजन पे प्रेजेंट है। तो वही बात यहाँ पे दी हुई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बिलो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस बोलते हैं, और इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, और इसको एपिथैलेमस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एपिथैलेमस भी बोलेंगे। अब अगर आगे बात करें तो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड बिलो एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल हमारा नेक में होता है यहाँ पे, तो एडम्स एप्पल के नीचे जो प्रेजेंट होती है वो थायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के ही पीछे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थाइमस की अगर हम बात करें तो अपर चेस्ट में होती है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड अभी हमने बात करी कि ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दो किडनी होती है हमारे पास में, तो दोनों ही किडनीज के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी हार्मोन सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिनको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और ये अपर एब्डोमेन में होता है, प्रेजेंट होता है, और मतलब बिहाइंड द स्टमक। ओवरीज पेल्विक कैविटी में बिसाइड यूट्रस, और टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखिए एक बहुत ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ये बात करी ली थी कि हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी के बारे में बात करी ली थी कि हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, और पीनियल ग्लैंड सेंटर ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये बिलो एडम्स एप्पल, ये हमारा एडम्स एप्पल हो गया, तो ये बिलो द एडम्स एप्पल प्रेजेंट है। और पैराथायराइड ग्लैंड दो चार 4 इन नंबर्स होती है। पैराथायराइड ग्लैंड 4 प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, 2 इस साइड पे और 2 अदर साइड पे। थाइमस ग्लैंड ये हमारे अपर चेस्ट में प्रेजेंट होती है, स्टर्नम के पीछे, और ये हमारा हो गया लीवर, ये लीवर दिया हुआ है। और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे भी क्योंकि ये भी एक एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, है ना। और अगर ये फीमेल का डायग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पे ओवरीज को शो किया हुआ है, अगर यही मेल होता तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते। अब एक बहुत एक डिफरेंस ये बताइएगा कि एक टर्म कहीं कहीं लिखा होता है ये टेस्टिस, और कहीं कहीं लिखा होता है टेस्टिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप देखेंगे कहेंगे इन दोनों में तो बस 19-20 का फर्क है। इसमें 19-20 का फर्क नहीं है, इसमें और उसमें दोनों में 19 लाख का फर्क है। कैसे? अब यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये जो है, ये अगर हम सिंगल टेस्टिस की बात करते हैं, ये सिंगल है या सिंगुलर फॉर्म है, तो वहाँ पे हम उसको टेस्टिस बोलेंगे, और अगर हम दोनों टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको टेस्टीज बोलेंगे, और ये प्लूरल टर्म है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि कहीं पे अगर आपको टेस्टिस लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है कि सिर्फ एक की बात करी जा रही है, और टेस्टिस लिखा हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे दोनों ही ग्लैंड्स की बात करी जा रही है। ठीक, अब हाइपोथैलेमस की बात करेंगे कि अब बात ये करेंगे कि कौन सी ग्लैंड्स
क्या क्या हार्मोन सेक्रेट करती हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, या तो वो रिलीजिंग हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हो सकते हैं। रिलीजिंग हार्मोन में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। एक बात गौर कीजिएगा, इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? ट्रोपिन। ठीक है, तो हमने ट्रॉपिक हार्मोन्स की बात करी थी कि ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करेंगे, किसी दूसरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे ताकि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर सके। तो इनका काम यही होता है, जैसे TRH है, ये थायराइड पे जाके, थायराइड ग्लैंड पे जाके वर्क करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो आगे हार्मोन सेक्रीट कर सके। कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनल पे जाके वर्क करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये गोनड्स पे जाके वर्क करेगा, है ना। ऐसे सॉरी, ऐसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बात अगर करी जाए तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो कि डोपामीन होता है। ठीक, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में सोमैटोस्टैटिन पे भी बात होगी। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सेक्रेट कर रहा है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखो, थायरोट्रोपिन stimulates the secretion of thyroid stimulating hormone and prolactin। ठीक, कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। गोनाडोट्रोपिन क्या करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है वो इनहिबिट भी करेगा। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जो है, जो कि जिसको डोपामीन बोलते हैं, वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे या फिर उनको स्टिमुलेट करेंगे कि ताकि वो आगे अपने सेक्रीशंस को सेक्रीट कर पाए। अब पिट्यूटरी के बारे में अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 6 हार्मोन सेक्रेट करती है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब क्या है कि जो हाइपोथैलेमस जितने भी रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट कर रहा है वो डायरेक्टली ग्लैंड पे नहीं वर्क करेंगे जाके, वो डायरेक्टली पर्टिकुलर उन ग्लैंड्स पे नहीं वर्क करेंगे, वो पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे आके। वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि ताकि वो कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट करे। और वो, अब जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हाइपोथैलेमस ने थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट किया, TRH को सेक्रेट किया। अब TRH जो होगा वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो TSH को सेक्रेट करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करे। और TSH जो होगा वो आगे जाके थायराइड हार्मोन पे वर्क करेगा और थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा और वहां से फिर थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन होगा। ठीक, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो दो हार्मोन सेक्रेट करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो हार्मोन्स होते हैं अगर उनकी हम बात कर लें तो ये जो 6 हार्मोन सेक्रेट करती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। ग्रोथ हार्मोन ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। TSH जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं उनके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एंड सेक्रीशन ऑफ मिल्क। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि सेक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। अभी आगे समझ में आएगा क्यों। LH जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, अगर मेल्स की बात करें तो वो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस जो होती है वो लेडिक सेल्स में होती है।
ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है उसका फंक्शन क्या होता है और जो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस हो रही है वो कौन सी सेल्स में हो रही है, तो वो लेटिक सेल्स में हो रही है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में एलएच जो होता है वो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटम के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक, अब एफएसएच की अगर हम बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो जो फॉलिकल ग्रोथ होती है ओवरीज में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में। और मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में जो स्पर्म मैचुरेशन होता है सर्टोली सेल्स में होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। है ना, यहां तक क्लियर है? अब आगे की बात करेंगे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और यहाँ से दो हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। पहला है एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये वाटर रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है। किडनीज जो होती हैं वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करती हैं बॉडी में, और ये उसमें हेल्प करता है। एंड इट कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वैसो का मतलब होता है वेसल्स या ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। ठीक, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करता है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पाइप है आपके पास में जिसका डायमीटर कुछ इतना चौड़ा है। ठीक है, अब उससे फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर हम एक पाइप की बात करें, उसका डायमीटर ये है और एक पाइप हमारे पास ये है जिसका डायमीटर ये है। ठीक, इन दोनों से सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेम स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो अगर डायमीटर ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर का फ्लो जो होगा वो कम होगा, कम प्रेशर से आएगा। लेकिन अगर हम उसका डायमीटर कम कर देंगे तो यहाँ पे जो वाटर अगर फ्लो होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर से फ्लो होगा। है ना, तो यही बात होती है बॉडी में कि बॉडी में जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो वहाँ पे ये वैसोप्रेसिन एक्ट करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। मिल्क सेक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सीटोसिन कब सेक्रेट होगा? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होंगे तब सेक्रेट होगा, और मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल होगा। मिल्क इजेक्शन कब होता है? जब बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीड किया जाता है, तब जब सकलिंग बेबी जो होता है, जब वो फीमेल के ब्रेस्ट को सक करता है, तब वहाँ पे ये हार्मोन सेक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, और तब वो मिल्क इजेक्ट होता है। ठीक, तो ऐसे पूछ सकता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन ऑफ मिल्क, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें कि पाइनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें, इसको एपिफाइसिस भी बोलते हैं, और ये सिर्फ एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या करता है? इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, सर्काडियन रिदम। सर्काडियन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ठीक, तो हमारी ये आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में एक क्लॉक है जो कि ऑटोमेटिक वो अपने आप वर्क करती रहती है। वही मतलब उसी के हिसाब से हम चलते हैं कि हमें कब सोना है, कब उठना है। और मेलाटोनिन जो है ये डार्क में सेक्रेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही शाम होती है, रात होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेलाटोनिन इतना थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है कि आप अपने आप सो जाते हो। और जब आप डीप स्लीप में होते हो तब मेलाटोनिन का लेवल सबसे हाईएस्ट होता है बॉडी में। और धीरे और जैसे जैसे थोड़ी मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, रात आगे बढ़ती है, तो वैसे वैसे मेलाटोनिन का लेवल कम होता चला जाता है। और लाइट की प्रेजेंस में ये जो मेलाटोनिन होता है ये सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और तो आप फिर जग जाते हो। जैसे ही सुबह होती है आप जग जाते हो, है ना। तो ये जो मेलाटोनिन है ये डार्क में सेक्रीट होता है, ये डार्क हार्मोन है। और अब अगर हम बात करें तो हमने
थैलमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स की बात कर ली है। ठीक है, तो एक मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी इन्हीं में ही है। बाकी में बहुत एक-एक या दो-दो हार्मोन्स हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर थाइमस की बात करें तो ये थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए। टी लिम्फोसाइट्स एक तरीके के डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए थाइमोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो दो हार्मोन सेक्रेट करती है, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक, थायरॉक्सिन को T4 बोलते हैं और ट्राईआइडोथायरोनिन को T3 बोलते हैं। अब T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन बॉडी में उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये कम अमाउंट में पाया जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे इंक्रीज बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अगर कैल्सिटोनिन की बात करें, कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है, और कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? इट डिक्रीजेस कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है और ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? वो बोन को डिग्रेड करने का काम करता है, और अगर उसी को ही हम इनहिबिट कर देंगे तो बॉडी में कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, ब्लड में जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होगा। अब अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक बात ये जरूर याद रखेंगे कि जो एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं ये ड्यूरिंग द स्ट्रेस सेक्रेट होते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन्स इनको कहते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो कॉर्टेक्स, और मेडुला जो इनर पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसको हम मेडुला बोलते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो दो तरीके के हार्मोन सेक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। अगर आपको अचानक से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, तो वहाँ पे कॉर्टिसोल जो होगा वो वर्क करेगा, और ये एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को बना के रखते हैं। ठीक, और ये जो हार्मोन होता है इसको हम एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। अब अगर हम एड्रीनल मेडुला की बात करें तो ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट कर रहा है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इसका फंक्शन होता है कि अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो ये वहाँ पे वर्क करेगा, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे कि आपके बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है वो बना रहता है। एड्रीनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सेक्रेट करता है, और इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक, अब आगे हम पैनक्रियाज की बात कर लें तो पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिनको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं इनको। ठीक, तो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करती हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट कर रही हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना। और ग्लूकेगॉन जो होता है उसका काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एक ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा और दूसरा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये गोनेड्स के हार्मोन हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस लिखा हुआ है, मतलब दोनों टेस्टिस की बात हो रही है। तो ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरीज दो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
वहीं प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो यूटेराइन इंडोमेट्रियल ग्लैंड होती हैं उनके सेक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है और फीमेल के ब्रेस्ट में जो एल्विलाई होती है उसके डेवलपमेंट में भी वर्क करता है ना। अब हमने ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली, उनकी लोकेशन के बारे में बात कर ली और उनके सेक्रीशंस के बारे में बात कर ली, उनके फंक्शंस के बारे में बात कर ली। ये यहाँ तक हमारा एक टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब एक और ये केमिकल नेचर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव में ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है, टायरोसिन डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हमने तो स्टेरॉयड हार्मोन पढ़ रखा है, हम कॉर्टिकॉइड्स को समझ के हम कॉर्टिसोल में ऑप्शन लगा देते हैं ना। तो वो चीज़ नहीं है। ये जो फ्लो चार्ट है इसमें पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन, कौन से हार्मोन टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं, कौन से ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव हैं, कौन से सिर्फ शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं, कौन से ग्लाइकोप्रोटीन हैं, है ना। और स्टेरॉयड हार्मोन्स में कौन कौन से आ रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ रहे हैं। अब इस फ्लो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स भी मिलेंगे जो हमने इस वीडियो में नहीं डिस्कस करे हैं, जैसे कैल्सिट्रॉल हो गया, है ना, इरिथ्रोपोएटिन हो गया, यहाँ पे एएनपी हो गया। तो ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके बारे में, ये भी आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट्टा मार लीजिएगा कि कौन से हार्मोन्स हमारे किस केमिकल कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। अब अगर इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक टेबल दी हुई है। अब ये टेबल देखिए कितनी बढ़िया टेबल है। इसमें अगर हम पेप्टाइड वाले हार्मोन्स को हटा दें अगर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो ही कैटेगरी बचेंगी, एमीन की, ठीक, एमीन डेरिवेटिव्स, और दूसरी हमारे पास बचेगी स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स। तो अगर हम इनको याद कर लें तो बाकी तो हमें पता ही है कि बाकी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है। तो एमीन में हमारे पास डोपामीन, थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एमीन में भी INE लास्ट में आ रहा है और जो एमीन डेरिवेटिव्स हैं उनके भी नाम में लास्ट में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जैसे INE आ रहा है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं ना। और स्टेरॉयड हार्मोन तो आपको याद ही है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पे बस ये याद रखना है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो भी स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। और बाकी के जितने भी हमारे हार्मोन्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनके सेक्रीशन क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, और केमिकल नेचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बॉडी ऑर्गन्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।